हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर हम तार को खींचते हैं तो उसमें प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर हम किसी चालक तार के प्रतिरोध पर टेम्परेचर का वेरिएबल देखें तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे अपना जो पहला टॉपिक आज का है वो है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो हेडिंग डाल दीजिए सब लोग। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव हम सभी जानते हैं। अगर हम किसी चालक तार के प्रतिरोध को किसी चालक तार को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं रूम टेम्परेचर से ज्यादा या और भी उससे ज्यादा, तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ता जाता है। मीन्स उसका टेम्परेचर के साथ जो प्रतिरोध है वो बढ़ता जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टाउ है वो घटता है। टाउ मतलब क्रांति काल है ना। और ये हम कहाँ से बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक पीछे फार्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, R बराबर ml अपान me स्क्वायर a टाउ, है ना। ये बात आपको अच्छे से याद ही रही होगी। तो R का जो रिलेशन है वो टाउ के साथ कुछ ऐसा है, जो हमने पीछे एक बार लिखाया भी था, जो हमने आपको प्रतिरोध पढ़ाया हुआ था, है ना। तो R का जो रिलेशन है वो टाउ के साथ कुछ ऐसा है। मीन्स इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपात। और व्युत्क्रमानुपात का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि अगर टाउ की वैल्यू बढ़ेगी, टाउ की वैल्यू बढ़ेगी तो जो आर है भाई सब वो घट जाएगा। तो होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उनके जो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है वो घटता है। समय घटने का मतलब है टाउ घटता है। जब टाउ घटेगा तो आर की वैल्यू बढ़ेगी। यही कारण है जब किसी चालक तार को हीट किया जाता है, मीन्स गर्म किया जाता है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ने लग जाता है। उसके पीछे का जो रीजन है वो है टाउ। कोई बुराई तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब क्यों ना इसका एक वेरिएबल फार्मूला भी पढ़ लेते हैं। तो अगर हम ये कहें किसी चालक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध ये है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है, पर प्रतिरोध आर नॉट है, R0 कह सकते हैं आप, है ना। और T डिग्री सेंटीग्रेड पर, T डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि ये इनिशियल टेम्परेचर है और ये आफ्टर टेम्परेचर है ना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मैग्नीट्यूड कितना माना हमने? R0। और वहीं पर T डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना मान लिया? RT मान लिया। RT है। तब थर्मोडायनामिक्स का एक फार्मूला है 11 फिजिक्स में। कौन सी फिजिक्स में? 11। हालांकि इंटर में वो प्रूफ नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा है, तो अपने को सिर्फ एप्लीकेशन आनी चाहिए जो कि इसके न्यूमेरिकल आने हैं, है ना। तब RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इस फार्मूले को आप सभी याद रखेंगे अच्छे से, जहां RT क्या है? किसी भी टेम्परेचर पर प्रतिरोध की वैल्यू है, और R0 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर पर प्रतिरोध है। मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मैग्नीट्यूड क्या है? R0 है, और किसी भी टेम्परेचर पर कितना है? RT है। और ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये अल्फा लिखा है, ध्यान से लिखना थोड़ा, और थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश कर देते हैं, कुछ ऐसे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जहां अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है। इसे अच्छे से याद रखना सब लोग। और एक कांस्टेंट टर्म है, आप सभी याद रखना। ये सवाल में आपको लिखा मिलेगा। हालांकि सभी धातुओं और चालकों और अचालकों के लिए इसका मान फिक्स होता है, ठीक। तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप ये याद रखना कि अल्फा का जो नाम है वो क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक। जहां अल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक, और डेल्टा टी बच गया अपना, और ये है तापांतर। अरे कितने से कितने डिग्री तक बढ़ाया गया या घटाया गया, तो डेल्टा टी क्या है? ताप में अंतर। कोई बुराई तो नहीं, बहुत बढ़िया है। अब कुछ बातें और लिख लेनी है सभी को, वो क्या है ध्यान से देखना। अल्फा का मान चालकों के लिए, चालकों नहीं धातुओं के लिए, है ना, चालकों के लिए धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक मीन्स पॉजिटिव। चालकों का बेसिक मतलब है धातु में, है ना, ये बात आप भी समझते हैं। और अल्फा का मान अचालकों के लिए ऋणात्मक होता है। ये बात याद रखना ताकि न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना हो। और बेसिक ये फार्मूला न्यूमेरिकल लगाने के लिए ही है ना। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ है 11 फिजिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में, ठीक। तो आप सभी लोग ये फार्मूला याद रखना। RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अगर हम यहाँ से एक वैल्यू निकालना चाहे अल्फा की,
तो बोलो यहाँ से क्या निकालेंगे, क्या ये आर नॉट अंदर गुणा कर जाएगा? चलो हम इसको एक बार सॉल्व करते हैं, है ना। तो ध्यान से देखना, यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं इसको, आर टी बराबर आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहां तक कोई बुराई नहीं है। अगर हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी वैल्यू? अल्फा की, तो फिर बोलो क्या निकलेगी, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मीन्स आर टी माइनस आर नॉट, और ये वाला पूरा पूरा टर्म बटे में आ जाएगा। तो अल्फा तुमने इधर ही लिख दिया है, तो बचा कौन? आर नॉट डेल्टा टी, आर नॉट डेल्टा टी। क्या सभी को यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम अल्फा को डिस्क्राइब कैसे करें। तो अल्फा को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करते हैं, कुछ चीजों को कांस्टेंट करते हैं। ध्यान से देखना, अगर हम ये कहें कि इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है, कहने का मतलब है यदि ऐसा हम कुछ मान लें, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध आर नॉट है ना, और डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, देन अल्फा की वैल्यू बोलो क्या होगी। क्या ये वैल्यू भी तुमने आर नॉट माना, और एक इसकी वैल्यू भी फिक्स कर दो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध आर नॉट जिसका परिमाण 1 ओम है, जिसका परिमाण सपोज कितना मान लिया, 1 ओम है। तो आर नॉट की वैल्यू भी 1 ओम है, और डेल्टा टी भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा ना। इसका मतलब जो अल्फा आएगा वो आएगा आर टी माइनस आर नॉट। क्या आएगा? आर टी माइनस आर नॉट। अब ध्यान से देखो, तो आर टी वाली वैल्यू से आर नॉट घटेगा, और आर नॉट का जो परिमाण हमने सपोज करा वो कितना मान लिया, 1 ओम। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो कुछ ये आ जाएगी, मीन्स हम इसको ऐसे मान सकते हैं डेल्टा आर, है ना। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी कुछ अलग आएगी ना, तो उस वैल्यू को हमने क्या मान लिया, डेल्टा आर। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू जो है वो प्रतिरोध के अंतर के बराबर है, या प्रतिरोध में हुई वृद्धि के बराबर है। प्रतिरोध में हुई वृद्धि के बराबर है, वो भी कब? जब इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम हो, और उनका जो टेम्परेचर का वेरिएबल किया गया, मीन्स जो चेंज किया गया टेम्परेचर, वो भी कितना हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो अल्फा है वो डेल्टा आर के बराबर होगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या आपको ये याद रहेगा? बिल्कुल। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए ये फार्मूला, और इसके जो पहले लिखा था, जो सामने ये लिखा है, आर टी बराबर आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छे से रट के रखना है, ताकि 2 क्लासों के बाद जब न्यूमेरिकल शुरू हो तो आपको कोई आफत ना आए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे एक फार्मूला और है, वो टेम्परेचर के साथ है, उसको भी थोड़ा अच्छे से लिख लेना। कह रहा है यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा किसी अज्ञात ताप T डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत प्रतिरोध क्रमशः R0, R100 व RT है, तब, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड व अज्ञात ताप और अज्ञात ताप का जो वैल्यू है वो ये है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्रमशः कुछ वैल्यू दे रखी है। 0 के लिए दे रखा है R0, इसके लिए दे रखा है R100 व RT है। तब एक T के लिए फार्मूला, मीन्स टेम्परेचर निकालने के लिए फार्मूला है, इसे अच्छे से लिख लेना सब लोग। T बराबर RT माइनस R0 अपान R100 माइनस R0, या R0 इंटू 100। ठीक है ना, इसे अच्छे से याद करना। और यहां पर जो यूनिट आएगी वो ये आएगी, डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। तो ऐसा जब कोई सवाल मिले, जब किसी चालक तार का जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध हो वो कितना हो, R0, 100 पे कितना हो, 100, और किसी अज्ञात टेम्परेचर पे कितना हो, RT, देन टेम्परेचर लिखने का जो फार्मूला होगा वो ये RT माइनस R0 बटे R100 माइनस R0 इंटू में 100, और ये
जिस यूनिट में आंसर आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0 मतलब सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ पर जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद टेम्परेचर का उसका जो यूनिट आएगा वो आएगा डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। इसके आगे एक बहुत अच्छी हेडिंग है, तार क्या होगा अगर तार को खींचा जाए, क्या होगा तार को खींचा जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मींस कैसे घटेगा बढ़ेगा बदलेगा, है ना। तो इसका वेरिएशन समझते हैं। तो ये तो हो गया टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। अब क्या होगा अगर हम किसी चालक तार को खींचते हैं, तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा फार्मूला है और इस पर न्यूमेरिकल खूब बनता है, ठीक, ध्यान से देखना। हेडिंग डाल लेना, तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। तार को खींचने पर प्रभाव, है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और जो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत प्रोड्यूस करता है ना। कैसे, बहुत इजी सा है, ध्यान से देखना। कह रहा है तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। सिंपल सोचो, अगर हम किसी तार को खींचेंगे तो उसका क्या क्या बदलेगा और क्या क्या नहीं बदलेगा। तो कुछ बेसिक बातें तो मे भी आपको याद हो ही गई होंगी। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको याद होंगी। इसका साफ मतलब ये है, अगर किसी चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसका R बढ़ेगा, और अगर किसी चालक तार का एरिया घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा देन प्रतिरोध घटेगा। इसमें कोई आफत नहीं है। सिंपल सोचो, अगर हम किसी चालक तार को खींचेंगे तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, बट उसका जो रेडियस है वो घटेगा। जैसे सिंपल सोचो, अगर हम कहें ये एक तार है ना, जिसकी लंबाई L1 है, और जब इसको हमने खींचा तो ये बहुत पतला नहीं हो जाएगा ऐसे। ध्यान से, तो लंबाई बढ़ गई यार, लंबाई बढ़ गई यार। क्या ये मोटा मोटा तो आंकड़ा हम सभी समझते हैं, है ना। और इसकी यहाँ पे रेडियस सपोज करते हैं R1 है, तो ध्यान से यहाँ रेडियस घट गई है यार, इसका मतलब R2 चेंज हो गया है। क्या अपने को ये बदलाव समझ में आ रहे हैं? क्या अगर ये बदलाव समझ में आ रहे हैं इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, क्योंकि लेंथ बदलेगा तो एरिया R भी बदलेगा, लेंथ बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो R घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो R घटेगा, और अगर एरिया घटेगा तो R बढ़ेगा। इसमें कोई आफत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्यों ना इसको हम समझते हैं डायग्राम बना करके, ध्यान से अब देखना है, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। तो हम सपोज करते हैं अपने पास एक चालक है, ये रहा, है ना, और इसकी रेडियस सपोज करते हैं ये वाली कितनी है, R1 है। कितनी है? R1। और ये वाली सपोज लेंथ मान लेते हैं L1 है। एक वायर लिया हमने जिसकी लेंथ कितनी है L1 और इसका रेडियस कितना है R1। मींस अनुप्रस्थ काट की जो त्रिज्या है वो कितनी है R1, ताकि हम एरिया आराम से लिख पाएंगे पाई R1 स्क्वायर। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक। तो ये तो L1 हो गया। अब क्या किया हमने इस तार को खींचा, तो ध्यान से देखना, इस तार को जब खींचेंगे तो इसकी लंबाई बदल जाएगी यार। हमने कहा लंबाई चेंज हो गई, ये तार को खींचने से पहले की कंडीशन है और ये खींचने के बाद की कंडीशन है। तो ध्यान से देखो, तो लेंथ बदल गई है। लेंथ सपोज हमने कितनी मान लिया, L2, और यहाँ की रेडियस R1 है, जबकि यहाँ की रेडियस को हमने R2 नाम दिया। और अगर आप ध्यान से डायग्रामों को देख पा रहे हो तो R2 स्मॉलर है R1 से, मींस R2 की वैल्यू छोटी है R1 से, और L1 की वैल्यू छोटी है L2 से। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब एक बात सभी को याद रह जरूर गई होगी, वो था रो। कौन सा? रो एक्चुअल में पदार्थ की प्रॉपर्टी। अगर सेम मैटर के पदार्थ हैं तो इनका रो कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर ये दोनों हम सपोज करते हैं आयरन की रॉड है, किसकी रॉड है? आयरन की। यानी ये आयरन है और इसी को खींचा है तो ये भी आयरन ही होगा। तो इस आयरन का जितना रो होगा या इस रॉड का जितना रो होगा उतना ही रो इसका होगा। मींस इनका प्रतिरोध तो बदल जाएगा। यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ का जो रो है वही यहाँ का रो है। रो मीन्स विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि वो पदार्थ की प्रॉपर्टी है। तो इसका हम सपोज करते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, रो है। तो इसका भी जाहिर सी बात है क्या होगा, रो। सपोज करें इसका रेजिस्टेंस R1 है, और उसका रेजिस्टेंस बोलो क्या हो जाएगा, R2। रेजिस्टेंस बदल गया पर रो नहीं बदला। समझ में आया? क्योंकि रो पदार्थ की प्रॉपर्टी है, और अगर ये पदार्थ फिक्स है, जैसे ये आयरन है तो ये भी आयरन ही होगा, तो आयरन के लिए रो फिक्स रहेगा। अगर मान लेते हैं कार्बन है तो कार्बन के लिए रो फिक्स रहेगा, पर R1 R2 बदल जाएगा। क्या बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब याद करो, क्या मुझे R1 R2 लिखना आता है? तो आप कहोगे बिल्कुल आता है। R1 R2 लिखने में कोई बुराई नहीं है। R1 बराबर बोलो क्या लिखें,
रो L1 बटे A1 अब A1 में इसमें क्या लिखें, तो A1 एक्चुअल में अनुप्रस्थ काट का एरिया होता है। अनुप्रस्थ काट का एरिया, चूंकि ध्यान से सर्किल है, ये सेक्शन कैसा है, सर्किल है, और सर्किल है तो सर्किल का एरिया सभी जानते हैं, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फिर बोलो यहाँ पे क्या लिखा जाए, पाई R1 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अगर मुझे R1 लिखना आया है तो क्या मुझे R2 भी लिखना आता है, तो आप कहोगे बिल्कुल आता है। क्या सेम टू सेम नकल मारनी है, तो आप कहोगे बिल्कुल मारनी है। क्या पाई R2 स्क्वायर, कोई बुराई नहीं है। अब क्या करो, अब यहाँ पर R1 बाई R2 लिख दो, R1 बाई R2 बराबर, बोलो क्या लिखे, रो L1 बटे पाई R1 स्क्वायर। क्या बटे वाली वैल्यू को हम गुणे में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं पलट करके, यानी R2 बटे में लिखने की बजाय आप गुणे में लिखो पलट करके। तो इसमें जो नीचे उसे ऊपर लिख दो, जो ऊपर है वो नीचे लिख दो। मीन्स यह हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर बटे में रो L2। कोई दिक्कत नहीं है, जो कट रहा है वो काट दीजिए, रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो अपने को एक फार्मूला नजर आ गया, R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 लिख दो, है ना, और R2 बटे R1 लिख दो। तो R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, या हम इसे कह सकते हैं R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। कोई बुराई नहीं है, ठीक। अपने को एक फंक्शन आ गया, अब इसे बना लो समीकरण फर्स्ट, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब क्या हर बार तुम्हें L1 L2 और R2 R1 में ही वाइलेशन मिलेगा, नहीं। अब कभी कभी क्या होगा, कभी कभी R1 R2 का रिलेशन L1 L2 के रिस्पेक्ट में पूछ लेगा, और कभी कभी R1 और R2 का रिलेशन रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछ लेगा, है ना, कि क्या होगा कि रेडियस को बदल दिया जाए, तो फिर L1 L2 कहाँ ले जाओगे, या मान लो लंबाइयां सिर्फ दे दी जाए तो R2 R1 कहाँ ले जाओगे। इसके लिए क्या करो, कहीं से इनका मान निकालो, या तो L1 L2 का ले आओ, या तो R2 और R1 का ले आओ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब हम क्या समझते हैं, ध्यान से देखना, क्या हमें समझ आया, चूंकि रॉड सेम है, यानी ये भी किसी एक धातु, ये भी एक धातु है, तो जब रॉड सेम है तो इनका जो वेट होगा वो भी कांस्टेंट होगा। सपोज करें कि ये वाली रॉड 1 kg की है, ये वाली रॉड 1 kg की है, और इसी रॉड को ही तो आगे एक्सप्रेस किया गया, मीन्स आगे खींचा गया है, तो भाई साहब इसका भी तो वजन 1 kg ही होगा। इसका मतलब है इस रॉड का जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान इस रॉड का भी होगा, इसका मतलब है द्रव्यमान कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखो, तो द्रव्यमान का तुमने सिंपली फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर क्या, आयतन गुणे घनत्व, कोई बुराई नहीं है। तो इसका द्रव्यमान इक्विवेलेंट उसका द्रव्यमान, क्योंकि दोनों के द्रव्यमान सेम है। तो ध्यान से देखना, पहले वाले का द्रव्यमान क्या लिखे बोलो, तो पहले वाले द्रव्यमान के लिए यहां लिख देते हैं, चूंकि दोनों ही स्थितियों में द्रव्यमान नियत रहेंगे, द्रव्यमान नियत रहेंगे, है ना। अतः इसका द्रव्यमान इक्विवेलेंट इसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, जो कि हम यहां पे लिखे दे रहे हैं, हिंदी में लिख देते हैं ताकि आप भूले मत। फार्मूला है, मे भी सभी को आता होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। क्या घनत्व भी कांस्टेंट रहेगा, ऑफ कोर्स कांस्टेंट रहेगा, है ना, क्योंकि घनत्व भी चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान बराबर आयतन इनटू घनत्व। आयतन इसका कितना है, इसका आयतन कैसे लिखें, क्या हम आयतन समझते हैं 3D है, अरे 3 डायमेंशन है, आयतन कैसा है 3 डायमेंशन है, पर इसमें हम कोई ऐसी यूनिटों का मल्टीप्लिकेशन देखें जो 3D में आ जाए। तो क्या L1 हम समझते हैं कि इसका यूनिट मीटर है, L1 का यूनिट क्या है मीटर, और इसके एरिया जिसकी वैल्यू है पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर इंटू L1, क्या आयतन बन गया, ऑफ कोर्स बन गया। अतः पहले वाले का आयतन बोलो कितना लिखेंगे, आयतन लिखेंगे L1 इंटू पाई R1 स्क्वायर, और घनत्व को सपोज हम D से लिख लें, कहां से लिख लें, D से। तो ये वाली जो वैल्यू लिखी है ना L1 इंटू पाई R1 स्क्वायर, यही आयतन है, आयतन की यूनिट ही होती है ना, तो मीटर स्क्वायर ये लिखा, मीटर ये लिखा, तो मीटर क्यूब बन गया, है ना। अब चूंकि इसका आयतन इसके आयतन, सॉरी इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर होगा, तो हम क्या लिखें यहाँ पे बोलो, यहाँ पे लिखेंगे आप L2 इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू D। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब जो कट रहा है काट दो, क्या पाई से पाई जाएगा, D से D जाएगा, है ना। अब बोलो क्या करें,
क्या यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे मान ही तो चाहिए, L1 L2 का चाहिए, R2 बटे R1, कोई भी एक ले आओ। तो यहाँ से L1 L2 निकालो, क्या निकलेगा? तो L1 बटे L2, ये L1 ना और L2 यहाँ ले आए, बराबर इधर लिखा है R2 स्क्वायर और इधर लिखा है R1 स्क्वायर। क्या ये सभी को समझ आया? इसका मतलब फंक्शन ये आ गया, L1 बटे L2 बराबर R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। सपोज इसे बना लो समीकरण नंबर सेकेंड, समीकरण नंबर सेकेंड। क्या सभी को दिख रहा है कि हम L1 बाई L2 का मान ये लिख सकते हैं और R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर की जगह पे ये लिख सकते हैं? क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? ऑफ कोर्स सॉल्व हो गया। अब ध्यान से देखना, क्या अपने को एक नया वेरिएबल मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। ध्यान से देखना, क्या समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें? तो देख ध्यान से, R1 बटे R2 यहाँ पे लिख लेना आराम से, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। एक व 2 की तुलना करने पर तो ध्यान से देखो, तो R1 बटे R2 बराबर, कुछ करना नहीं है, L1 L2 की जगह अगर हम ये वाला मान रख दे तो कुछ नया मिल जाएगा, और R2 बटे R1 की स्क्वायर की जगह पर ये वाला मान रख दे तो कुछ नया मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? ऑफ कोर्स। तो ध्यान से देखना, एक फार्मूला क्या बन जाएगा, हम पहले L1 बटे, या इसकी जगह रखते हैं, इसकी जगह पर ये वाला मान रख लें, तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, L1 बटे L2, L1 बटे L2 और इस टोटल का क्या, होल स्क्वायर, खत्म। एक बार तो पहले ही लिखा था, एक बार और लिखेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब दूसरा फंक्शन बोलो, R1 बटे R2। अब हम क्या करेंगे, L1 बटे L2 की जगह पर ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो ध्यान से क्या हो जाएगा, R2 बटे R1, R2 बटे R1। ये स्क्वायर पहले से लिखा है, ये स्क्वायर भी पहले से लिखा है, तो घातों की हो जाएगी भाई साहब गुणा, है ना, या ये कहें गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 2 4, 2 2 4, फंक्शन खत्म। क्या अपने को ये याद रहेगा? ये फिनोमिना है, अच्छे से रट के रखना बाबू, ठीक है ना। R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। ये जनरली सवाल आएंगे रेजिस्टेंस को चेंज करने में, कि अगर L1 लंबाई पर रेजिस्टेंस ये है तो बताओ L2 लंबाई पर रेजिस्टेंस क्या होगी। क्या अपने को बहुत रफ्तार से आएगा, बहुत रफ्तार से आएगा, टेंशन ना लो। पूछ लेगा इस रेजिस्टेंस या इस रेडियस पर रेजिस्टेंस ये है तो इस रेडियस पर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बता दो। अगर ये याद है तो बहुत इजी कर पाओगे। क्या बात समझ में आई ना? ठीक। अब ध्यान से देखो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, और वो तरीका ये है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, है ना। इधर बोल क्या लिखो, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की घात 4, खत्म। आप इन्हें जनरली ऐसे भी याद कर सकते हो। इसको सॉल्व कर दो, अगर रेस्पेक्ट अनुपात के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा, कोई आप फर्क नहीं है। यानी जो रेजिस्टेंस है वो रेडियस के व्युत्क्रमानुपात में है और जो रेडियस है वो लेंथ के समानुपात में है। क्या ये बात अभी भी क्लियर है जो पीछे हमने बता रखी थी? ऑफ कोर्स। अब बात करते हैं, अब मुझे रेजिस्टेंस तो समझ आ गई, पर प्रॉब्लम अब ये है कि सर्किट में हमें कब पता चलेगा या हम कब ऐसे समझ पाएंगे कि कब मुझे रेजिस्टेंस ज़्यादा लगानी है, या ज़्यादा लगाने के लिए हमें कौन से क्रम में लगाना है, या रेजिस्टेंस के मान को घटाना है तो कौन से क्रम में लगाना है। तो सिंपली ये है, जैसे आपने याद है किसी को कैपेसिटेंस पढ़ाया था, अरे उसका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो कभी उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती थी, कभी कम। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो वैल्यू घटती थी, और जब समांतर क्रम में जोड़ते थे तो वैल्यू बढ़ती थी। अब यहाँ पे पढ़ना है रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के ठीक उल्टा है। वहाँ श्रेणी क्रम में वो घटता था, यहाँ रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में बढ़ेगी और समांतर क्रम में घटेगी। मतलब अगर तुम्हें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो आपको कौन से क्रम यूज करना पड़ेगा? श्रेणी क्रम। और अगर रेजिस्टेंस को घटाना है तो कौन सा क्रम यूज करना पड़ेगा? समांतर। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। तो हेडिंग डाल देना, प्रतिरोधों का संयोजन। बहुत इजी है, आज तक बोर्ड में कभी नहीं आया, याद रखना बस। इसके न्यूमेरिकल अच्छे से आते हैं, है ना, न्यूमेरिकल करना बहुत अच्छे से सिखा देंगे, टेंशन ना लो। तो जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है वो ये है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, और अपने को इसमें कितने संयोजन पढ़ने हैं? 2। कौन कौन से? एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो हम पहली हेडिंग डाल देते हैं श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। आपको फिर से बता दें, इसका जो डेरिवेशन है वो केवल कक्षा 10 में प्रूफ कराया जाता है, 5 या 6 नंबर में, हर इंटर में नहीं कराया जाता, क्योंकि बहुत इजी चीज है। ध्यान से देखना, श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है तो आपको अच्छे से याद होगा। श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को इस प्रकार लगाएंगे कि हर प्रतिरोध का एंड वाला सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्टेड हो, है ना। या ये कहें, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन
इलेक्ट्रोड से और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा ऋण इलेक्ट्रोड से अगर हम जोड़ देते हैं तो सारे प्रतिरोध कौन से क्रम के कहलाएंगे? श्रेणी क्रम के। श्रेणी क्रम में एक चीज कांस्टेंट रहती है जिसका नाम है करंट, जिसका नाम है करंट। ऐसा आपने कैपेसिटेंस में भी देखा था, और कैपेसिटेंस में जो कांस्टेंट था वो चार्ज था। कौन था? चार्ज। कोई बुराई नहीं है। तो अभी भी ये वाला जो सामने सिंबल देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस का है। किसका है? रेजिस्टेंस का है। हमने यहाँ पर एक लगा ली बैटरी और यहाँ पे एक लगा ली स्विच। स्विच बोले तो कुंजी, स्विच बोले तो कुंजी। ये वाला जो साइन दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर डॉट, इसका मतलब है कुंजी बंद है, और डॉट यहाँ से हटा दे तो इसका मतलब है कुंजी खुला है। जब कुंजी बंद होगी तभी करंट आएगी, जब कुंजी खुला होगी तो करंट नहीं आएगी। कुंजी बंद का सिंपल सा मतलब है स्विच ऑन है, यानी जब स्विच बटन ऑन करेंगे तब करंट आएगा, और कुंजी खुले का मतलब है स्विच ऑफ है। कोई बुराई नहीं है, ठीक। ये माइनस और ये प्लस, और सप्लाई कितनी लगा दी हमने? V। यहाँ से जो करंट पास आउट हुआ वो कितना हुआ? I। कोई बुराई नहीं है, ठीक। हमने कहा कि इस वाले का रेजिस्टेंस R1 है, इस वाले का रेजिस्टेंस R2 और इस वाले का रेजिस्टेंस R3 है, और ये सब अन्य अन्य पॉइंटों के बीच लगाए गए हैं। जैसे ये वाला सपोज पॉइंट A है, ये वाला B है, ये वाला C है और ये वाला D है। हमने कुछ 3 रेजिस्टेंस लिया है, R1, R2, R3। आप यहाँ इन्फिनिटी रेजिस्टेंस ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। यानी 3 लो चाहे 300 लो, इसमें कोई आफत नहीं है, ठीक। बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखो, तो इस रेजिस्टेंस का ये पहला सिरा, और पहला सिरा किस इलेक्ट्रोड से? प्लस वाले से। और ऐसे ही ध्यान से देखो तो इस रेजिस्टेंस का ये दूसरा सिरा और ये अगले वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा है, और ये अल्टरनेट काम चलता रहता है। और एंड वाले रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा बैटरी के किस वाले पॉइंट से जुड़ा रहता है? माइनस वाले से, है ना। इस कंडीशन में होगा क्या? जो वोल्टेज है वो डाउन होगा। मीन्स हर प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। मीन्स जैसे अगर हम कहें इस पॉइंट का वोल्टेज तो सपोज V1, और इस वाले का V2, इस वाले का V3, और चूंकि ये श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है तो जितना करंट यहाँ से पास होगा उतना ही करंट सब में से निकलेगा। मीन्स यहाँ भी करंट I1 है, यहाँ भी करंट I1 है, यहाँ भी करंट I1 है। मीन्स इस सर्किट में जो I है बाबू वो नियत है, ये लाइन भूलना नहीं है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम सर्किटों में क्या कांस्टेंट रहता है? धारा। मीन्स धारा सभी रेजिस्टेंस को सेम टू सेम मिलती है। सपोज करो यहाँ से अगर 1 एम्पियर निकलेगा तो यहाँ भी 1 एम्पियर, यहाँ भी 1 एम्पियर, यहाँ भी 1 एम्पियर। बट अगर यहाँ से सप्लाई 10 वोल्ट निकली है तो वो V1, V2, V3 में डिवाइड होगी, यानी जो 10 वोल्ट होगा वो V1, V2, V3 का सम होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बीजगणितीय योग होगा। और बीजगणितीय योग क्यों होगा? क्योंकि आपको याद होगा धारा हो चाहे विभव हो, दोनों अदिश राशि हो। अदिश राशियों को सॉल्व करने का एक ही तो नियम है, बीजगणितीय योग। कोई आफत नहीं है, ठीक। लगाते हैं ओम का नियम, और ओम का नियम बाबू याद ही होगा तुम्हें, R बराबर V/I, या ये कह ले V/I बराबर नियतांक। इस नियम को कॉपी मारते हैं। और एक चीज आपको बता रखी है हमने, सर्किट में जो बदलेगा हम उसे ही सॉल्व करेंगे, जो नहीं बदलेगा हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसमें क्या बदल रहा है? V1, V2, V3 मतलब है कि विभव ही बदल रहा है, जबकि I तो कांस्टेंट है। जिस सर्किट है उसे हम कभी देखते नहीं, जैसे R1, R2, R3 रेजिस्टेंस का तो सर्किट ही है, तो हम रेजिस्टेंस को सॉल्व नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस के अलावा जो चीजें बची हैं उनमें जो चीज बदल रही है, वेरिएबल हो रही है, उसी को सॉल्व करना है, बाकी किसी को मुझे देखना नहीं है। तो इसमें I नियत है, तो बदल कौन रहा है? वोल्टेज। तो ओम के नियम को कॉपी मारते हैं और यहाँ से V1, V2 की वैल्यू लिखते हैं। तो V1 और V2, V3 की वैल्यू एक बार बोल दीजिए फटाक से। तो V1 की वैल्यू बोलो, यहाँ से क्या निकलेगी? IR1, ठीक। ऐसे इसका बोल दो IR2, इसका बोलो IR3। एक्चुअल में ये है, देखो सब में करंट तो I है, तो यहाँ भी करंट I, यहाँ भी करंट I, यहाँ भी करंट I, तो यहाँ का वैल्यू V1 का वैल्यू कितना होगा? IR1, यहाँ का IR2, यहाँ का IR3, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई। अब मुझे चूंकि पता है कि विभव एक अदिश राशि है, तो टोटल सर्किट का जो विभव होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज करें वो V है, और V की जो वैल्यू होगी हमें पता है अच्छे से, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू डाट होगी। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे हैं। अगर हम ये कहें सभी R1, R2, R3 के जो तुल्य रेजिस्टेंस है वो R है, तो जो V की वैल्यू होगी वो IR होगी, और V की वैल्यू IR होगी तो V1, V2, V3 की वैल्यू इधर से कॉपी मार दीजिए। तो फिर बोलो क्या लिखते हैं यार? IR1, IR2, IR3 प्लस अप टू डाट। क्या और भी रेजिस्टेंस हो सकती है? ऑफकोर्स हो सकती है। ध्यान से देखो, क्या IR में इस वाले टर्म में I कॉमन है? आप कहेंगे बिल्कुल कॉमन है, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू डाट। क्या यहाँ तक आया? ध्यान से देख, तो I से I मर जाएगा यार, जो R का फाइनल आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैट डैश, है ना। और ये सीरीज क्रम है। कौन सा क्रम है? सीरीज। तो हम इसे जनरली RS से लिख देते हैं। जो RS है वो इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध है ना।
और ये तुल्य प्रतिरोध ध्यान से देखो तो सर्किट में जितने भी प्रतिरोध लगे हैं सभी के योग के बराबर है, यानी कि इस सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या यहाँ तक सभी को आया? बहुत बढ़िया। तो ये कौन सा क्रम था? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? करंट। जो बदलेगा वो कौन है? वोल्टेज। तो इसमें हम याद रखेंगे वोल्टेज को ही सॉल्व करना है। अच्छा, ये चीजें इतनी सरल है कि इसीलिए बोर्ड में नहीं आती। 12th बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, अगर हाई स्कूल बोर्ड की बात करें तो वहां ये सब चीजें आती हैं और वहां डिटेल में लिखाई भी जाती है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सेकंड वाले का, और वो है समांतर क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? समांतर क्रम संयोजन। तो इन फार्मूलों वगैरह को आप अच्छे से याद रखना, और याद रखें कि न्यूमेरिकल इंटर में बहुत आते हैं, है ना? और बहुत तगड़े से आने भी चाहिए सभी बच्चों को। तो जो पॉइंट नंबर 2 है वो है समांतर क्रम संयोजन इन पैरेलल सीरीज। पैरेलल सीरीज, पैरेलल सीरीज में क्या होता है? पैरेलल सीरीज में एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटेंस हो, उनको इस प्रकार लगाते हैं कि सभी रेजिस्टेंस का जो पहला पॉइंट है वो एक इलेक्ट्रोड से हो, मींस प्लस वाले सिरे से हो, और दूसरे वाला जो एंड है वो हमेशा निगेटिव वाले टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, है ना? तो इसका सर्किट कैसे बना है? तो सर्किट ध्यान से देखो। है ना? फिर से हमने 3 रेजिस्टेंस लगा दिया है। इनको एक बैटरी से लगाते हैं। ये बैटरी का सिंबल है, ये अगेन कुंजी है अपनी, ये माइनस और ये प्लस। सप्लाई सपोज V है, रेजिस्टेंस R1, R2, R3। यहाँ से करंट जो पास होगा वो I है, और सभी रेजिस्टेंस केवल 2 ही पॉइंटों के बीच है, A और B। A वाले जितने भी पॉइंट है वो प्लस से जुड़े हैं और B वाले जितने भी पॉइंट है वो माइनस से जुड़े हैं। मीन समांतर क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रतिरोधों का पहला बिंदु 1 पॉइंट से और दूसरा पॉइंट 1 पॉइंट से। कोई दिक्कत तो नहीं? मीन्स दूसरा बिंदु माइनस से और पहले वाले सभी प्लस से जुड़े होते हैं। और इस कंडीशन में जो वोल्टेज रहता है, तो चूंकि सभी रेजिस्टेंस एक एक से जुड़े हैं तो इनका जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा। मीन जो V होगा वो इस बार नियत होगा। V क्या होगा? नियत। हर रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग जाएगा, यानी इस रेजिस्टेंस की परिमाण के हिसाब से करंट अलग अलग जाएंगे। जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम। तो हमने R1 वाले में करंट माना I1, R2 वाले में मान लिया I2 और R3 वाले में मान लिया I3। कोई बुराई नहीं है। क्या हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो चीज इसमें बदल रही सिर्फ उसी को सॉल्व करेंगे। तो R1, R2, R3 को देखना ही नहीं है, बचा कौन? करंट, क्योंकि वोल्टेज तो नियत है यार। तो समांतर क्रम में क्या चीज नियत रहती है? विभव। ठीक है ना? इसका मतलब R1, R2, R3 सब एक ही विभव पर है, और एक्चुअल में ये अपने घर का सर्किट है। तो ये वाला जो सर्किट है वो घरेलू सर्किट है। पूछा भी जाता है, ये चीज याद रखना है सभी को कि घरों के जो परिपथ होते हैं वो कौन से क्रम के होते हैं? तो याद रखना वो सब होते हैं समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर। अरे हमारे घरों में जहाँ पंखा लगा है, कूलर लगा है, AC लगा, फ्रिज लगा, चार्जर लगा, जो कुछ भी लगा है वो सब सेम वोल्टेज पर, क्योंकि हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो 220 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? इंडियन सिस्टम में जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं वो 220 वोल्ट के अप्रॉक्सी काम कर रहे हैं। समझ में आ गया नहीं? याद रखना, हर देश का जो करंट सप्लाई वो अलग अलग वोल्टेज पर होता है। जैसे बात करें इंडियन सिस्टम की, तो अपने वहाँ जो करंट की सप्लाई है AC वाले की, उसकी जो आवृत्ति है वो ये है, और जो सप्लाई है वो ये है। कोई दिक्कत तो नहीं? जबकि वही बात करें अमेरिका के सिस्टम की, तो 110 वोल्ट पे है, और वो उसकी जो आवृत्ति है वो ये है 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज और 110 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है कि वहां के उपकरण दूसरे हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं और अपने वहां के दूसरे हिसाब से। ठीक है ना? तो ये मोटे मोटे आंकड़े, इस चीज को याद रखना। हर देश सेम पद्धति का काम यूज नहीं लाता। ठीक है ना? तो यहाँ पे बदल क्या रहा है? करंट। तो करंट को निकालते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम अगेन लिख देते हैं, R बराबर V/I। हम इस नियम को कॉपी मारेंगे। I की वैल्यू बोलो यहाँ से क्या निकलेगी? तो I1 बराबर बोलो क्या लिखेंगे? V/R1, क्योंकि V तो कांस्टेंट है। ठीक, ऐसे ही सारे मान उठा के रख लो यार, काम हो जाएगा अपना। I3 की वैल्यू बोल V/R3। क्या यहाँ तक सभी को आया? बहुत बढ़िया। अब हमें पता है कि I एक अदिश राशि है, तो जाहिर सी बात इनका जो टोटल होगा उनके बीच वर्ती योग के बराबर होगा। मीन्स इस सर्किट का जो तुल्य करंट होगा वो सभी करंटों के योग के बराबर होगा। और हम सभी समझते हैं कि R1, R2, R3 का कोई ना कोई तुल्य रेजिस्टेंस भी होगा। तो I की वैल्यू हम बोलो क्या लिख दे? तो I की वैल्यू लिख सकते हैं V/R
बराबर बोलो क्या लिखेंगे, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 प्लस में अप टू डॉट डॉट, कहने का मतलब और भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो ध्यान से देखो, तो V इधर से कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू डॉट डॉट, और ये बचेगा भाई साहब V अपान R। क्या V से V मर जाएगा, ऑफ कोर्स मरेगा, तो आंसर बोलो क्या आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू डॉट डॉट। अप टू डॉट डॉट का मतलब है कि और भी रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है। और ये कौन से क्रम के हैं, समांतर क्रम। समांतर क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल सीरीज। तो हमने इसे रिप्रेजेंट करने के लिए पी का इस्तेमाल कर दिया। तो 1 बाई जो आरपी निकला वो निकला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब ये है कि इस सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध एक्चुअल में ध्यान से देखो तो 1/RP लिखा है, 1/RP लिखा है, इसका मतलब साफ है कि व्युत्क्रम लिखा है। क्या लिखा है, व्युत्क्रम। तो इस सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो परिपथ में जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, कोई आफत नहीं है। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसमें कुछ थ्योरिकल बातें कर लेंगे, और जैसे वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युत शक्ति है और अतिचालकता है, इनके बारे में बात करेंगे। तो अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना, और नोट करने के अलावा इन फार्मूलों को अच्छे से याद रखना जो आज कराए गए हैं। ठीक है ना, ताकि न्यूमेरिकल में आप गलती ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।